एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो आपका नष्ट समीकरण है। ठीक है, नष्ट समीकरण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो होता क्या था कि जैसे अगर हम पहले के टाइम में बात करें कि जैसे हम लोग बात किए थे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेते थे और उसमें क्या करते थे 25 डिग्री सेल्सियस ताप लेते थे और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि सांद्रता हम 1 मोलर सांद्रता लेते थे, है ना। और एक वायुमंडलीय दाब पर क्या करते थे हम, किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव हम निकाल लेते थे। तो वहाँ पर स्थितियाँ जो थी वो मानक थी। लेकिन कह रहा अगर मान लीजिए हम सांद्रता में परिवर्तन कर दें या ताप में टेम्परेचर में परिवर्तन कर दें, क्योंकि हर जगह रिएक्शन जो है वो तो हर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेंटेन करने की व्यवस्था ना हुई तो कैसे करेंगे। तो नष्ट ने सोचा कि भाई कुछ ऐसा हम क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, कुछ ऐसा नियम बना सकते हैं, ऐसा कुछ समीकरण बना सकते हैं, ठीक है, जिससे हम किसी भी सांद्रता पर, ठीक है, किसी भी सांद्रता यानी विलयन की सांद्रता कुछ भी हो और तापमान कुछ भी हो, ठीक है, तो हम विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोड विभव की हम गणना कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो वो विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए जो है नष्ट ने क्या किया था, एक समीकरण दिया था, तो उसी को कहते हैं हम नष्ट समीकरण। तो वही कह सकते हैं कि नष्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि नष्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता से संबंधित एक समीकरण, ठीक है, एक समीकरण स्थापित किया या समीकरण दिया जिसे हम नष्ट समीकरण कहते हैं। अब बात आती है कि भाई ये नष्ट समीकरण होता क्या है और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर। अब अगर देखा जाए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई धातु है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यम है, धातु आयन है, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन प्लस और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा और यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर यम बना होगा और ये ठोस हो गया होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए Cu2 प्लस है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा आपका Cu हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका यस हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो कह रहा है इसके लिए अगर हमें, ये तो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि नष्ट ने क्या किया था, इसे भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर के लिए क्या किया गया था, एक समीकरण दिया था। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो वही कह रहा कि यहाँ पर देखिए 2 प्लस है तो यहाँ पर हमने n प्लस, तो किसी पे 2 प्लस आएगा, किसी पे 1 प्लस आएगा, किसी पे 3 प्लस आएगा। तो जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर अपचयन की अपक्रिया हो गई, क्या हो गई, अपचयन की अपक्रिया हो गई। इसी प्रकार से आप ऑक्सीकरण की अपक्रिया भी ले सकते हो। तो कह रहे हैं यहाँ पर Cu2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्या होगा Cu। तो हम इसको हटा देते हैं और एक समान अपक्रिया के थ्रू हम चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक, ठीक है, माना एक सामान्य इलेक्ट्रोड अवक्रिया और देखिए यहाँ पर हम लोग जो है पूरा नष्ट समीकरण कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे कि केसी का गणना कैसे कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022 में 2021 में, उससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसे हम लोग पूरा करेंगे। यानी ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 2 नंबर आपका 100% फिक्स है, मान के चलिए 100 मतलब अगर तकदीर ना खराब हो तो बात अलग है, लेकिन 99.99% जो है आपका ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो माना एक समान अवक्रिया है, ठीक है, अवक्रिया इलेक्ट्रोड अवक्रिया जिसे हम कहेंगे कि यम है और यहाँ पर n प्लस है और n इलेक्ट्रॉन ये समीकरण लिखना है। तो न समीकरण कैसे लिखोगे, तो सिंपल सा बात है, बोले भाई देखो ई सेल लिख लो, देखा है ई सेल, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नॉट सेल लिखोगे, क्या लिखोगे, ई नॉट सेल। क्लियर हुआ, ई नॉट सेल हो जाएगा। और ई नॉट सेल के बाद क्या लिखना है, तो कहे देखो यहाँ पर है आपका उत्पाद, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने RT कहा, RT लगाना है और क्या है NF है, क्या है RT और NF हो जाएगा और यहाँ पर हम LN लिखेंगे, क्या लिखेंगे LN, और LN को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल लॉग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए LN जो x होता है वो किसके इक्वल होता है, तो कह सकते हैं कि log E के एक्सपोनेंशियल x के बराबर होता है। क्लियर हुआ, ये आपका नेचुरल लॉग है। अब इसी को कह सकते हैं कि LN हो जाएगा, क्या लिखना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, क्या हो जाएगा आपका LN हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ln हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उत्पाद लिखना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो ऊपर हुआ है इसको लिख लेंगे और उसके बाद बटे क्या होगा आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिएक्टेंट होगा। अब रिएक्टेंट को इसको कंसंट्रेशन लिखेंगे n प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब यहाँ n क्या है भाई, तो यहाँ पर कहेंगे n जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लियर? अब वही n जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या है यहाँ पे संख्या है। क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हो भाई, चूंकि ln अगर x बराबर देखा जाए तो 2.303 log क्या होता है बेस 10x होता है। क्लियर हुआ नहीं? ln x या log ex आप जानते होंगे, log ex बराबर क्या होता है 2.303 log 10x होता है, बेस 10x होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब अगर इसी ln को हम बदलें तो क्या लिख सकते हैं, ई सेल लिख सकते हैं, ये हो गया 0 इन और सेल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे r है और t है और अपान nf है, तो लिख सकते हैं देखो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तब ना लॉग में बदलेगा, तो 2.303 हो जाएगा, RT हो जाएगा अपान NF हो जाएगा, है ना, और उसके बाद लॉग बेस 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यस है, तो मेटल जब भी यानी धातु जो है जब ठोस अवस्था में होता है तो उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसकी सांद्रता कितनी मानी जाएगी, 1 इकाई। ठीक है, क्या होगी, 1 इकाई होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि यस यानी कि सांद्रता 1 इकाई होती है, सांद्रता कितनी होती है, 1 इकाई होती है, 1 इकाई होती है। अब 1 इकाई हो जाएगी तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा और n पर क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो जहाँ कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ r क्या है भाई, तो कहेंगे गैस नियतांक है जिसका मान 8.314 होता है। कितना होता है, 8.314 होता है। ठीक है। और उसके बाद t जो होता है, अब t का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम 298 केल्विन बात कर लें, और फैराडे जो होता है एफ है, फैराडे नियतांक है। ठीक है। और इसका मान अगर कूलाम में देखा जाता है तो 96500 हो जाता है कूलाम। ठीक है। और यहाँ पर n जो होता है, n जो है अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या होती है। क्लियर हुआ? तो कहेंगे कि उपरोक्त का मान यानी का मान, ठीक है, इसका मान यहाँ लिखिए इसका उपरोक्त का मान, अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्या लिखेंगे, उपरोक्त का मान, उपरोक्त का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब रख करके जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा बराबर ई नॉट सेल। और जब आप क्या करोगे 2.303 इंटू 8.314 इंटू गुणे टी का मान कितना 298 केल्विन लिखोगे और अपान क्या हो जाएगा, यह मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है, इसको आप रहने दीजिए। और बटे फैराडे का मान जब पूरा रख दोगे तो इस केस में जो आता है वैल्यू 0.0591, ठीक है, या 59 ही लिख सकते हो, और अपान एन हो जाएगा और लाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाग हो जाएगा, और 1 बाई क्या हो जाएगा, एम पर एन प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नष्ट समीकरण, क्या हो जाएगा, आपका नष्ट समीकरण हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नष्ट समीकरण मिल जाएगा। बोलो इसमें आया समझ? ठीक है। तो ये नष्ट समीकरण हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद में अगर हम देखें, अब मान लीजिए अब ऐसे दिया हुआ है, ये हो गया, अब यहाँ तक ले लेंगे तो आपका अगर नष्ट समीकरण पूछता है तो आप यहाँ तक ले लेंगे तो आपका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें कि मान लीजिए कोई ऐसी अभिक्रिया दिया है, ठीक है, दूसरा अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या, एक ऐसा भी अभिक्रिया हो सकता है कि माना, ठीक है, माना एक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, उसके बाद लिखेंगे माना एक अभिक्रिया, अब मान लीजिए ए है और प्लस क्या है, बी है, ये रिएक्शंस कर रहा है तो सी प्लस क्या बनना है, डी बनना है। अब ए प्लस बी जब रिएक्शंस कर रहा है तो सी प्लस डी बनना है। अब इसके आगे हो सकता है जैसे हम लोग 1 2 3 बढ़ाते हैं बैलेंस करने के लिए, हो सकता है इसका कोफिशिएंट जो है यानी रस समीकरण मिति गुणांक जो होता है वो मान लीजिए ए है,
और ये क्या है आपका बी है, और ये मान लीजिए सी है, इसका डी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, के लिए नष्ट समीकरण लिखने पर, के लिए नष्ट समीकरण लिखने पर, अब नष्ट समीकरण जब लिखेंगे तो क्या लिखोगे भाई, विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर ई नॉट सेल, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है, इसे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ई नॉट सेल क्या है, तो ई नॉट सेल जो होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब यहाँ पर माइनस क्या लिखना है, तो 2.303, ठीक है, RT अपान क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर log 10 लिखेंगे, है ना, log 10 हो जाएगा। अब देखिए अभिकारक का मान लीजिए सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, तो यहाँ पर हो गया C, तो जो गुणांक आता है ना वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी पावर कर देंगे, ये हो जाएगा पावर। अब मान लीजिए D है तो D लिख दिए, तो D का जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा, जो 2 3 बढ़ाए होंगे और उसके पावर D कर देंगे। अब लिखेंगे ये हो गया अब उत्पाद का सांद्रता, और यहाँ क्या लिखना है, बटे अभिकारक की सांद्रता, तो यहाँ पर A हो जाएगा और इस पे पावर A लिखेंगे, और यहाँ B हो जाएगा, इस पे पावर B लिख देंगे। या तो इस समीकरण को लिख सकते हैं, या ठीक है, या लिख सकते हैं 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर, ठीक है। अगर देखा जाए तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा, और यहाँ पर 2.303 है, R है मतलब गैस नेतांक है, 8.314 लगाओगे, T का मान कितना होता है 298, यहाँ लगा दिया गया, और N तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसे बदलती रहती है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या है, F की वैल्यू जब रखेंगे 96500, ठीक है, तो हम कहेंगे ये 0.0591, यानी सबकी वैल्यू इतने की जब वैल्यू आप रखेंगे, मान रखेंगे 298 केल्विन पर, तो क्या हो जाएगा 0.0591 है, 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। और N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है तो इसके मान को लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और C का स्क्वायर हो जाएगा, और D का D हो जाएगा, और क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका B हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ऐसा दिया जा सकता है, यानी इसके लिए भी हम नष्ट समीकरण ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रोड विभव का मान यानी सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, सेल निरूपण दिया होगा, और उससे नष्ट समीकरण पूछेगा, और नष्ट समीकरण से हमें क्या पूछ लेगा, तो इक्वेशन यानी ई सेल का मान पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए उसकी टाइप का अगर क्वेश्चन है उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि नष्ट, देखिए पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने तरीके से समीकरण आते हैं उसके बारे में हम नष्ट समीकरण कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आपका जो नष्ट समीकरण है वो तो लिखेंगे नष्ट आपका समीकरण, नष्ट समीकरण है, ठीक है, नष्ट इक्वेशन। अब मान लीजिए ये दिया हुआ, मान लीजिए कि कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल के लिए देख रहा है, माना एक अपक्रिया दिया हुआ है, कौन सा है, कह रहा भाई Zn है और प्लस दिया हुआ है Cu2 प्लस है ना, और इससे जो है Zn प्लस Cu2 प्लस रिएक्शन करा, ये आपका ठोस अवस्था में होता है, ये जानते हैं एक्वा सोल्यूशन, जलीय विलयन आयन वाला, और ये बदल रहा है आपका Zn2 प्लस में, और ये हो जा रहा है एक्वस में यानी जलीय विलयन में, ठीक है। और ये जो है आपका Cu जो है वो ठोस के रूप में क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, ये हम जानते हैं। ये है आपका गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के बारे में हमने देखा था, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसके लिए अगर नष्ट समीकरण लिखना हो तो क्या लिखें, के लिए नष्ट समीकरण लिखने पर, नष्ट समीकरण लिखने पर, नष्ट समीकरण लिखने पर, क्लियर हुआ। अब इसके लिए जो है ई सेल है, क्या है आपका ई सेल है, इक्वल टू क्या होता है भाई, कहेगा नष्ट समीकरण लिखोगे तो ई नॉट सेल, और उसके बाद क्या होगा 2.303 RT अपान NAF तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, और उसके बाद log हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब देखिए Zn2 प्लस है, क्या है Zn2 प्लस है,
और क्या है आपका Cu है, क्या है Cu है। अब ये ठोस अवस्था में है, बटे इसके बाद उत्पाद अभिकारक का लिखेंगे सांद्रता, तो यहाँ पर क्या है आपका Zn है और यहाँ पर यस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Cu हो जाएगा आपका 2+। अब आपको जानते हैं कि Zn और Cu क्या है, ठोस अवस्था में है यानी इलेक्ट्रोड है, तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, 1 आएगा। सॉरी, इसकी सांद्रता कितनी आएगी, 1 आएगी। तो कहेंगे कि Cu और उसके बाद तथा कह सकते हैं कि Zn की सांद्रता 1 इकाई होती है, 1 इकाई मानी जाती है या होती है, मानी जाती है। तो मानी जाती है तो इसका मतलब क्या है कि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं मानी जाती है। तथा यहाँ पर बढ़ा लेंगे 200 मानी जाती है, अतः लिख सकते हैं 298 केल्विन, ठीक है, ताप पर नष्ट समीकरण ये हो जाएगा। अब कह रहा है 298 केल्विन ताप अगर ले लें तो फिर वही ये वैल्यू पूरा आप रखेंगे 298। फैराडे का मान 969500, इसका मोबाइल नंबर है, इसका फैराडे का, तो फैराडे का मोबाइल नंबर कितना है याद रखेंगे, 96500 होता है कूलाम, ठीक है। और आर का मान, आर क्या है, गैस नियतांक 8.314, टी का मान 298 है, तो वैल्यू रखिएगा। तो क्या निकलेगा भाई, ई सेल निकलेगा बराबर ई नॉट सेल हो जाएगा और माइनस 0.059 हो जाएगा डिवाइड बाई एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो Zn से क्या बनना है भाई, Zn2+, तो कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ होगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, है ना। Zn से क्या बन गया, Zn2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। तो यहाँ से Cu2+ से क्या हो रहा है, Cu देखिए Cu2+ से क्या हो रहा है आपका, Cu हो रहा है। तो कैसे हुआ होगा, तो कहेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, ग्रहण किया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया होगा तो ये कह सकते हैं त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कह सकते हैं ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ये देखना है। या रिएक्शन में कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना भाग लिया है उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। चलिए अब इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है भाई, 2 है, कितना है आपका, 2 है। अब उसके बाद देखेंगे तो लॉग हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान तो 1 हो गया, तो Zn जो है आपका 2+ हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका Cu2+ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका नष्ट समीकरण। क्या हो जाएगा आपका, यानी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल का जो नष्ट समीकरण है वो आप ऐसा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे आप, ऐसा लिखेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब इस केस में अगर बात करें तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि एक और इक्वेशन देखा जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए हम समीकरण कैसे लिखेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है Cu है और यहाँ पर क्या है आपका Ag+ है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है भाई, तो कहेगा कि Cu2+ हो जा रहा है और +2 Ag हो रहा है ना। अब इसके लिए तो माना अभिक्रिया, माना ऐसे लिख सकते हैं, माना अभिक्रिया, अब ये अभिक्रिया है ये, ठीक है, के लिए हमें नष्ट समीकरण लिखना है। के लिए 258, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 258 केल्विन पर नष्ट समीकरण, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, नष्ट समीकरण लिखने पर अब क्या लिखोगे भाई, देखिए क्या लिखोगे, ई सेल लिखोगे, विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक बल ई सेल हो गया। उसके मानक अपचयन, मानक इलेक्ट्रोड भी हो का मान ये हो जाएगा, और माइनस क्या दिया हुआ है आपका, तो 298 केल्विन पे रखोगे तो 0.0 हो जाएगा, 591 लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो और भी ठीक है ना। अब देखो यहाँ n हो जाएगा और लॉग लिखोगे ऐसे। अब देखो अब हम लोग क्या कर चुके हैं, हम जो जान चुके हैं कि भाई अगर ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है, तो इसकी जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है भाई, 1 होता है, 1 इकाई होता है। तो इसे लिखने की क्या फ़ायदा है, लिखने की फ़ायदा है, नहीं लिखने का फ़ायदा है, तो उसे छोड़ दो, डायरेक्ट छोड़ दो। क्या लिखना है भाई, यही है एक्वस वाला, ठीक है, ये हो गया एक्वस, ये भी था आपका, यानी आयन वाला ही केवल लिख लीजिए तो Cu2+ हो जाएगा
और यहाँ पर हो गया इसकी सांद्रता। उसके बाद उत्पाद में देखोगे तो ये भी ठोस है, इसकी सांद्रता कितनी मानी जाती है, 1 इकाई मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वह इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोड की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 1 इकाई मानी जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये 1 इकाई हो गया और यहाँ पर क्या हो गया Ag, क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए यहाँ पर है आपका 2, तो 2 है तो इसका मतलब पावर लगाना पड़ेगा, है ना। मैंने वही कहा था ना कि जो आपका कोफिशिएंट आएगा, गुणांक आएगा, उसे कहाँ लिखोगे भाई, पावर में लिखोगे। तो ये पावर में हमने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या देखे जाए तो देखिए Cu से क्या हो रहा है, Cu2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। Ag+ से क्या हो रहा है, Ag हो रहा है, तो कितना, देखिए 2 Ag है तो देखिए Ag+ से क्या हो रहा है भाई, Ag हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा तब ना Ag बनाएगा, है ना। तो इसका मतलब 1 Ag है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अगर 2 हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए यहाँ 2 लगा है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ठीक है, वो कितना भाग ले रहा है, यानी 2 निकल रहा है और 2 ग्रहण हो रहा है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो n का जो मान हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। क्लियर, बस इतना आपको ऐसे लिखना होता है। तो ये हमने देख लिया कि अगर कोई हमारे पास अपक्रिया है, ये हमने देख लिया कि अगर कोई हमारे पास अपक्रिया है तो उसके लिए हम नष्ट समीकरण कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कोई अगर अपक्रिया है हमारे पास, यानी कोई कह सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका जो 2022 में आपका यूपी बोर्ड में आया हुआ था और डायरेक्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन था। चलिए उसको देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का उदाहरण उठा करके दे दिया था, जैसे लग रहा था कि बच्चे जो है वो रट के बैठे होंगे और उड़ा देंगे तुरंत, है ना। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप का था। अब टिपिकल कहाँ है वो देखते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2022 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो आपको एग्जाम्पल नंबर आपको मिल जाएगा 3.1, यानी उदाहरण जो सॉल्व करके दिया है वो क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या था। कह रहा है निम्नलिखित, ठीक है, अभिक्रिया वाले, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, ठीक है। अब कह रहा हमारे पास भाई Mg है, ये अभिक्रिया दिया हुआ, +2Ag है आपका। देखिए अभी मैंने वही कहा Ag वाला 0.00030 दिया है और 1 दिया है, ठीक है। अगर आपके एनसीईआरटी बुक हो तो आप उसे उठा करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है Mg जो है आपका 2+ दिया हुआ है और यहाँ पर 0.130 और यहाँ M दिया हुआ और +2Ag है आपका S दिया हुआ, क्लियर। कह रहा है यदि कह रहा है, ठीक है, यदि E0 सेल बराबर 3.17 वोल्ट हो तो ठीक है, EMF की गणना कीजिए, EMF की गणना कीजिए, ये दिया हुआ, क्लियर बने। अब ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा हुआ था, ठीक। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा दिया, अब सॉल्यूशन में जाइए क्या क्या दिया है देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना तो क्या लिखवाया गया है, देखिए मैंने कहा था, ठीक है, तो कहेंगे क्या Mg है और यस, इसको पूरा लिख लेंगे ऐसे 2Ag+ है, ठीक है, और यहाँ पर 0.0001 है ना, और यहाँ पर M, ठीक, और Mg जो है आपका 2+ दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद दिया है आपका 0.1, ठीक है, 30 और M हो जाएगा और +2Ag होगा। देखिए हम वो सभी क्वेश्चंस को आज देखेंगे जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने की संभावना है, उसको हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है, और कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक। चलिए अब ये दिया हुआ है तो लिखेंगे
उपरोक्त समीकरण के लिए ठीक है, नष्ट समीकरण लिखने पर अब नष्ट समीकरण लिख लीजिए। कैसे लिखोगे भाई, देखो ई सेल अगर लिखना है तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ई नॉट सेल होता है, क्या होता है, ई नॉट सेल होता है ना। उसके बाद अगर आपका देखिए यहाँ पर मेंशन तो है नहीं, तो 298 केल्विन ही लेंगे, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो 0.0 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, डिवाइड बाई, अब उसके बाद जो है यहाँ पर n हो जाएगा, लॉग लिखोगे, है ना, लॉग बेस 10। अब क्या बताया गया कि जो उत्पाद होगा, उत्पाद की आपको क्या लिखना होगा, सांद्रता लिखना होगा। तो भाई सांद्रता इसका लिखना है और इसका तो सांद्रता 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो mg लिखोगे, आपका क्या होगा, 2+ होगा और डिवाइड बाई। अब जाएंगे भाई अभिकारक में, अभिकारक में क्या है, देखो ये तो Ms है, तो यम मतलब क्या हो जाएगा, मेटल, Mg मैग्नीशियम है और यस मतलब होता है सॉलिड। तो जब कोई भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोड आपका ठोस अवस्था में होगा, क्या होगा, आपका ठोस अवस्था में होगा, तो उसकी सांद्रता कितनी मानी जाएगी भाई, इकाई मानी जाएगी, वो परिवर्तित नहीं होगी, तो इसे कहेंगे 1 इकाई होगी। कितनी होगी, 1 इकाई होगी। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसको भी लिख लेते हैं। तो है कौन, किसकी जरूरत है, इसे, क्योंकि इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप Ag+ लिखोगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है, तो गुणांक जो आगे होगा उसी को हमें पावर में लगा देना है, तो ये हो गया स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए अब इसमें देखेंगे, देखिए Mg से भाई साहब क्या हो रहा है, Mg 2+ हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ Ag से क्या हो रहा है, देखिए Ag+ से क्या हो रहा है, Ag, देखिए यहाँ Ag+ है, से क्या बनना है, Ag, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब ना इसका प्लस खत्म होगा, तब Ag बनेगा। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, लेकिन है कितना, देखिए 2 है, तो ये भी 2 हो गया, ये 2 भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला और ये 2 इलेक्ट्रॉन वो ही ग्रहण कर लिया। तो रेडॉक्स क्रिया में इलेक्ट्रॉन कितने भाग लिए, तो इलेक्ट्रॉन लिए भाई 2, कितने भाग लिए, 2। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो कह सकते हैं क्योंकि n बराबर क्या है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कह सकते हैं ई सेल बराबर, अब देखिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो आपका दिया है, कितना दिया भाई, 3.17 दिया है, तो 3.17 ले लेंगे, है ना, माइनस, अब 0 पॉइंट आपका है 059 और ये हो जाएगा आपका 2, अब लॉग हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, Mg है, तो Mg का जो मान दिया है 2+ का, वो दिया भाई साहब 0.130, है ना। और Ag का मान कितना दिया है ना, देखिए Ag का मान दिया है 0.0 सांद्रता, तो 0.001 और क्या है आपका, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, है ना। अब इसको पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लगा लेंगे। तो 0.130 है। अब देखिए इसको अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 10 पे घात, अब देखिए 1 2 3 4, तो अगर उस पे ले जाओगे तो 10 पे घात माइनस क्या हो जाएगा, 4, ये होगा ना। अब कह रहा है स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब लिखेंगे तो 0.130 होगा, डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो, 1 × 10 पे घात -4 और × 10 पे घात -4, ये तो होगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। तो हम कह सकते हैं 0.130 डिवाइड बाई 1 × 10 पे घात -8 हो जाएगा, ये तो होगा। अब देखिए अगर इसी को देखा जाए तो देखिए यहाँ पर है 13, अब इसको अगर हम 13 में लिखें तो 13.0 × 10 पे घात -2, देखिए 2 अंक यहाँ ले जाएं तो 1 गुणे हो जाएगा 10 पे घात -8। अब ये जाएगा ऊपर, तो क्या लिखोगे, 13 × 10 पे घात, ये -8 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +8 × 10 पे घात माइनस हो जाएगा 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6, तो 13 गुणे हो जाएगा 10 पे घात 6, कितना आ जाएगा, 13 × 10 पे घात 6। तो आप कह सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया भाई, तो कहेंगे ई सेल बराबर 3.17 माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.05, है ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 9 18 9 हो जाएगा और 5 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद लॉग लिखोगे। अब इसको जो सॉल्व किए हो आपका आ गया 13 × 10 पे घात 6। अब देखो
यही प्रॉब्लम फंसा के बैठे थे कौन, एग्जाम बोर्ड वाले इतने मतलब बेवकूफ़ हैं कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। अब क्या कहा जाएगा कि भाई लॉग का टेबल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बच्चा जो है log 13 का मान कहाँ से निकाल के लेके आएगा, तो log 13 का मान तो याद होगा नहीं बच्चे को। और log का मान कितना ज़्यादा 2 देते हैं, 3 देते थे, 5 देते थे, कभी कभी 7 दे देते थे, लेकिन 2, 3 और 5 के बीच में आते थे। लेकिन log 13 दे दिया है। अब इसको बिना log टेबल के कैसे निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है ना। तो अगर आप इतना तक सॉल्व कर दिए होंगे तो आपका आंसर लगभग सही माना जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि log बिना टेबल के निकलेगा नहीं। हालांकि अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते तो ये क्या होता, देखिए अगर देखा जाए तो आप देखे होंगे तो log a गुणे log b बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कहेंगे log a प्लस log b के होता है ना, ये तो होता है। अब log a के जगह पर देखिए यहाँ पर कितना है 13 है, और इसको और 10 पे घात 6 है b के जगह पर, तो क्या लिखोगे log 13 होगा और प्लस जो होगा log हो जाएगा और b के जगह पर हो जाएगा 10 पे घात 6। तो अगर log 13 है तो हमें तो पता ही नहीं है log 13 का मान, ठीक है। अब देखिए इसको 6 लगा दोगे तो 6 हो जाएगा, log हो जाएगा आपका 10। देखिए ये जो पावर होता है उसको हम आगे ले लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि log 10 है आपका x, ठीक है। और ये पे पावर अगर x है तो क्या लिखा जाता है x log आपका 10, ये लिखा जाता है, तो पावर आगे आ जाता है ना बस। और यहाँ हो जाएगा log 10 और log 13 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 6 गुणे इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब log 13 का मान आपको पता होना चाहिए। हालांकि मुझे पता है तो मैंने लिख दिया 1.11 याद, मतलब पता क्या है, मतलब याद किया हूँ अभी, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 6 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 कितना हो जाएगा 1 7 कितना हो जाएगा आपका 1 है ना। तो हालांकि इसको एग्जाम में देना चाहिए था लेकिन एग्जामिनर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ तक लिख करके छोड़ देते तभी नंबर आपको मिल जाता। अब देखिए 3.17 हो जाएगा -0.0295 गुणे और 7 कितना हो जाएगा 1 है ना। अब इसको जब आप लिखोगे, ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 अब देखो 3 पॉइंट है आपका 17 माइनस जो है 0.21 और उसके बाद 2.96 वोल्ट होगा। क्लियर हुआ, तो ये आंसर दिया, मतलब ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो log का हम टेबल यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास log होता तो log हम टेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये NCERT का डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, सोचा होगा कि इजी एग्जाम्पल है, लाओ उसी को छाप दे, बच्चे जरूर पढ़े होंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि log 13 का मान भी तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो जनरली ब्रैकेट में, देखिए IIT JEE नीट में भी ये क्वेश्चन जो है वो ब्रैकेट में log का मान दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया था, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक था। मिस्टेक क्या है, मतलब कह सकते हैं log टेबल हमें देते तब होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में, ठीक है, और डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए और सब क्वेश्चन इजी थे, ये एक पहली बार हुआ था कि जो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में गड़बड़ कर दिए थे, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है नष्ट समीकरण से रिलेटेड, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन, ठीक है, ताप पर नष्ट समीकरण लिखिए। नष्ट समीकरण लिखिए। नष्ट समीकरण, अब ये देखिए 2022 में आया हुआ था ये नष्ट समीकरण लिखिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लिखिए, ठीक है। और तथा EMF मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर E0 अगर लिखोगे तो Fe क्या है आपका दिया हुआ था, Fe 2 प्लस से Fe, और इसका मान दिया था माइनस, देखिए यहाँ मान दिया था -0.44 वोल्ट। क्लियर हुआ।
अब ये जो दिया था आपका देखिए Fe है से सॉलिड है और यहाँ पर Fe2+ है और इसका सांद्रता दिया है 0.01 m दिया है और यहाँ पर सांद्रता H+ दिया हुआ है और यहाँ 1 m दिया हुआ है। अभी हम लोग इसको समीकरण से समझेंगे, फिर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ गैस दिया है और इसका मान दिया है 1 बार, यानी 1 बार पर है, यानी प्रेशर का मान दिया है, गैस है तो प्रेशर दिएगा। और ऐसे दिया था PTS, तो इसको हम कामा करके भी ले सकते हैं। प्लेटिनम क्या है आपका इलेक्ट्रोड है। अब ये दिया हुआ था और इससे पूछा हुआ था कि भाई विद्युत वाहक बल का मान बताइए। क्या बताइए? विद्युत वाहक बल का मान बताइए। क्लियर हुआ? अब उस केस में अगर देखा जाए तो क्या है, देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए क्या हो रहा है आपका, Fe से क्या हो रहा है, Fe से Fe2+ हो रहा है। Fe से क्या हो रहा है आपका, Fe2+ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अवक्रिया अगर लिखेंगे, ठीक है, तो अर्ध अवक्रिया लिखने पर अर्ध अवक्रिया लिखने पर अगर अर्ध अवक्रिया लिख रहे हो तो भाई क्या हो रहा है, ये देखिए Fe से Fe2+ हो रहा है। देखिए Fe से क्या हो रहा है भाई, Fe2+ हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो H+ से क्या हो रहा है, H2। देखिए H+ से क्या हो रहा है भाई, H2 हो रहा है। तो बैलेंस करोगे यहाँ 2 लिखोगे, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि H+ से H2 कब होगा, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना। अब ये हो गया, अब इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो क्या लिखोगे, Fe हो गया, ये ठोस अवस्था में है, और प्लस क्या होगा 2H+ है। अब यहाँ पर ये तो सांद्रता है, एक्वस होगा जलीय विलयन में, और Fe2+ आयन है तो ये भी जलीय विलयन होगा, तो यहाँ एक्वस ले सकते हैं। और यहाँ पर H2 है तो H2 कैसा होगा आपका, गैसीय अवस्था में होगा। यही तो होगा। अब कह सकते हैं कि ठीक है, उपरोक्त समीकरण के लिए नष्ट समीकरण लिखने पर है ना। अब नष्ट समीकरण अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो यही मैंने कहा कि यह हो गया आपका उत्पाद। तो ई सेल बराबर विद्युत वाहक बल, ई सेल बराबर क्या होता है, E0 सेल होगा, है ना। अब उसके बाद जो है E0 सेल होगा -2 अब देखिए 298 केल्विन पर दिया होगा, नहीं दिया तो ऐसे लिखेंगे 0.059, ठीक है, इतना लिख लेंगे, या पानियन हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, log हो जाएगा, है ना। log 10 हुआ। अब यहाँ हो गया आपका उत्पाद की सांद्रता, तो या फिर 2+ है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ H2 क्या आपका गैस है, तो इसको गैस लिखना होगा, और इसका हमें H2 गैस है और इसका हमें दाब अगर दिया है तो हमें दाब लिखना पड़ेगा, है ना, गैसीय अवस्था में तो दाब लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद बटे ये क्या है भाई, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए ये फिर ठोस अवस्था में, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या, H+, तो यहाँ पर H+ होगा और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पर क्या है आपका, Fe जो है, देखिए पहले उत्पाद का लिखना होगा, तो उत्पाद की सांद्रता, यहाँ H2 है, गैस का हमें दाब लिखना जरूरी होता है, तो यहाँ दाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे बटे क्या होगा, H+ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है PH2, यानी प्रेशर भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब इसके बाद देखा जाए तो ई सेल ये हो गया आपका नष्ट समीकरण, ये क्या हो गया आपका नष्ट समीकरण। लेकिन दूसरे में क्या पूछ रहा है, के लिए नष्ट समीकरण लिखिए, यानी ये आधा काम हो गया। अब कह रहा है EMF की गणना कीजिए, यानी विद्युत वाहक बल की गणना करिए। अब विद्युत वाहक बल की अगर गणना करना है तो हमें E0 सेल का मान पता होना चाहिए, है ना। तो E0 सेल का पता कैसे होगा वो हमें समझना है ना। देखिए तो E0 सेल बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर खाली ये Fe2+ का दिया है, हाइड्रोजन का तो दिया ही नहीं है ना। तो पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे भाई, E0 सेल यानी विद्युत वाहक बल है आपका, ठीक है, किसका, मानक स्थिति में। तो उस केस में अगर देखेंगे E कैथोड माइनस क्या होगा, E एनोड। E कैथोड माइनस क्या होता है आपका, E एनोड, है ना, रिडक्शन में E कैथोड माइनस क्या होता है, E एनोड, यही होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई एनोड क्या होगा, एनोड कौन सा होगा, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को हम एनोड कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहेंगे। या हम जब सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल का निरूपण लिखते थे
तो ये जो था आपका लेफ्ट वाला ये एनोड होता था, है ना, और इस पर ये क्या होता था भाई, कैथोड होता था। क्या होता था आपका, कैथोड होता, यही तो होता था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कैथोड पे कौन आ जाएगा, तो कहेंगे ये H+ से क्या हो रहा है, H2 हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं H+ से क्या हो रहा है आपका, H2, है ना। और ये लिख सकते हो आप यहाँ पर कैथोड। अब E0 जो है एनोड कौन हो रहा है, तो भाई Fe2+ होगा। देखो अब चेन है तो इसलिए उल्टा का लिखना होगा, Fe2+ से क्या होगा, Fe। क्लियर? अब ये हो जाएगा आपका एनोड, क्योंकि अब चेन भी वो लिख रहे हो। अब देखिए मानक हाइड्रोजन, ये क्या है आपका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। कितना होता है आपका, 1 होता है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। तो यहाँ पर 0.00, और Fe2+ से क्या है, Fe है, उसका मान जो दिया है वो कितना दिया है आपका, 0.44 वोल्ट दिया हुआ है। अब माइनस माइनस में देखिए, ये माइनस में दिया, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 44 वोल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप गलतियां कर सकते हैं, तो इसको गलती नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा ये भी लॉजिक लगाएंगे कि अगर मान लीजिए विद्युत या E0 सेल का मान किसी का भी दिया है, अगर वो निगेटिव में दिया है, माइनस में दिया है, तो आगे वो क्रिया होती नहीं है। इसलिए कभी भी ध्यान में रखेंगे E0 सेल का मान अगर निगेटिव में दिया है तो हो सकता है कि आपका कुछ मान ऐसा एनोड और कैथोड के रूप में दिया हो। क्लियर हुआ? तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, माइनस में दिया है इसका मतलब वो एनोड की तरह ही काम करेगा, और हाइड्रोजन वहां दिया होगा या कुछ और दिया होगा। ठीक, और E0 सेल आपको गणना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से हमें मिल गया E0 सेल। ठीक, अब लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे E0 सेल। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, तो अब E0 सेल का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0.44, और यहाँ आ जाएगा माइनस 0.0 हो गया 59। अब यहाँ n जो है, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितना भाग लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर हो गया log बेस 10। अब Fe2+ का जो मान है, Fe2+ का मान कितना दिया हुआ भाई, देखिए इसकी सांद्रता यहाँ दिया हुआ कितना है, 0.001, तो 0.001। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का जो दाब दिया है वो कितना दिया, 1, तो यहाँ पर गुणे 1 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए H+ है, क्या है, H+ है, तो H+ का जो मान है वो कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो 1 ही होगा, तो इसको हटा दीजिए, तो बचेगा क्या। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.44, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 9 18, और 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो log 10 हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, 0.001, तो इसको लिख सकते हो 1 गुणे 10 पे घात -3, ये तो होगा। अब -3 को आगे ले आओगे, है ना, तो पावर वाला क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.44 माइनस 0.0295 गुणे, अब यहाँ 3 आगे आ जाएगा माइनस के साथ, -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो E सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.44 माइनस, ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे, जोड़ोगे, ठीक है, इसको जब जोड़ोगे तो आएगा आपका 0, इसको गुणा करोगे तो आपका आएगा 0.1773 आएगा। अब इसको जोड़ लोगे तो आ जाएगा 0. ठीक है 617 वोल्ट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार कैलकुलेट करके सेल्फ देख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी था। क्लियर हुआ? अब इसमें अगर और एक स्टेप कम कर सकते हो, अब कौन सा स्टेप कम कर सकते हो, देखिए ये रिएक्शंस आपको लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बशर्ते अगर आप यहाँ से पहचान पा रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे और कितने ग्रहण होंगे, तभी। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान में रखना है, नहीं तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे। देखो करना क्या है, अगर आपका सेल निरूपण ऐसा दिया गया है तो क्या लिखोगे, E0 सेल। मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं, क्या लिखेंगे, E0 सेल। अब आगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, E सेल बराबर E0 सेल लिखना है, ठीक, माइनस 0.059 डिवाइड बाई n होगा, लॉग लिखना होगा। अब डायरेक्ट ऐसे लिखना है इसके द्वारा, देखो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, पहले आओ
पहले पाव वाला नियम लगाओ। तो जो पहले आएगा तो देखो इसका तो सांद्रता कितना माना गया, 1 इकाई, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है, इसको। तो जो पहले आएगा उसको पहले लिखो, यानी ऊपर लिखो, तो Fe2+ की सांद्रता हो जाएगी। क्लियर। अब देखो ये हो गया काम खत्म, ये हो गया साल्ट ब्रिज। अब इसका कैथोड है, तो कैथोड को कहाँ लिख दोगे, नीचे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और इसमें देखिए क्या है आपका, H+ है। क्या है, H+ है, तो यहाँ पर H+ है। अब देखिए गलतियाँ यही हो सकती हैं, क्यों, देखिए H+ से H2 हो रहा है तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2H आएगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर H2 है तो H2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 1 बार दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर लिखना होगा तो आप देखिए यहाँ पर H+ है, इसको लिख लेंगे, काम खत्म हो गया। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट ले सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान में रखें, यहाँ गलतियाँ हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए 7 सेट क्वेश्चन, तो 7 जो है आपका सेट आते हैं क्वेश्चन। 7 सेट में 4 या 5 सेट में क्वेश्चंस आए हुए थे, आपका नष्ट समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो दिया हुआ था आपका तीसरा ये, ठीक है, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन, देखिए ताप सब दिया है, केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए। नष्ट समीकरण, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नष्ट समीकरण लिखिए, यम ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की गणना कीजिए। सीयू का जो मान दिया था वो 0.34 वोल्ट था। क्लियर। और ई नॉट जो था आपका Mg2+ / Mg का जो मान था वो -2.37 वोल्ट दिया हुआ था। क्लियर। और इसके लिए अभिक्रिया जो दिया हुआ था Mg दिया था, और यहाँ पर यस था, और / Mg2+ था, और यहाँ 0.01 था, और यहाँ m था। क्लियर। और यहाँ स्लैश दिया था, और Cu2+ था, और 0.0001 m था, है ना। और उसके बाद स्लैश क्या था आपका, Cu2+ था, यहाँ पर सॉरी Cu था, और यहाँ पर सॉल्यूट था, ऐसा दिया हुआ था। और कह रहा भाई ईएमएफ की हमें गणना करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 यानी यूपी बोर्ड में। और ये भी कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका देखिए Cu का ये आपका मानक अपचयन विभव का मान दिया हुआ है, और यहाँ Mg के मानक अपचयन विभव का मान दिया हुआ है। तो पहले क्या निकालो भाई, ई नॉट सेल निकालो। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है कि नहीं होता है, ये होता है ना, अपचयन विभव का मान दिया हुआ। ठीक, अब देखिए ई कैथोड, तो मैंने कहा कि अगर ऐसा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, सेल निरूपण दिया है, तो जो पहले होगा वो एनोड होगा, जो बाद में होगा वो कैथोड होगा। यानी ये वाला क्या होगा, पोर्शन एनोड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भाई क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा आपका कैथोड का। किसका हो जाएगा, कैथोड का हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब ई से ई नॉट सेल निकाला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड के जगह पर क्या आएगा ये। ठीक है, तो यही होगा, यानी Cu वाला। तो Cu में क्या है आपका, Cu2+ से क्या हो रहा है आपका, Cu बनना है ये। अब एनोड में क्या हो रहा होगा, अपचयन कराना है तो Mg2+ Mg अपचयन होगा, ध्यान में रखेंगे। अपचयन की यहाँ पर अपचयन विभव का मान दिया है, तो अपचयन अभिक्रिया लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि Mg से Mg2+ हो रहा था तो भाई ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में जानते हो आपका प्लस लगाना पड़ेगा, लगा सकते हो लेकिन यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। क्लियर। ठीक, अब देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो दिया है सी कॉपर का, वो कितना दिया भाई, 0.34 वोल्ट, प्लस इसकी जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया भाई, तो कहेंगे ये है, आप देखिए माइनस है,
यहाँ पर हो जाएगा -2 पॉइंट हो जाएगा 37 वोल्ट, है ना। देखो माइनस ये उतार दिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 0.34 प्लस हो जाएगा आपका 2.37 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ लो तो 7 4 11 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 2.71 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, 2.71 वोल्ट हुआ, है ना। अब क्या करना होगा, तो कह रहा है अगर लिखेंगे तो नष्ट समीकरण लिख लेंगे, तो नष्ट समीकरण से, तो नष्ट समीकरण अगर लिखते हैं, लिखने पर क्या हो जाएगा भाई, ई सेल अगर देखेंगे बराबर ई नॉट सेल का मान मिल गया अभी -2.3, अब वही देखिए 298 केल्विन दे दिया है, तो वैल्यू डायरेक्ट रखो कौन सा 0.059 डिवाइड बाई एन, लॉग हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर नष्ट समीकरण यानी ये सेल निरूपण दिया हुआ है, क्या है सेल निरूपण दिया है, तो पहले आयंस का वैल्यू लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा आपका Mg और यहाँ हो गया 2+ और बटे ये क्या है आपका Cu2+ से क्या हो रहा है Cu, तो यहाँ पर Cu2+ से क्या हो रहा है आपका Cu। तो यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सांता एक है, तो यही जो आयन है पहले वाला ना एनोड वाला, उसमें आयन वाले को ऊपर लिखो और जो कैथोड है उसमें कैटायन को पहले लिख दो, यानी नीचे लिख दो। तो जो पहले है उसको पहले लिखो, जो बाद में है उसे नीचे लिख दो, काम खत्म, नष्ट समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, देखो Mg से Mg2+ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ देखिए Cu2+ से क्या हो रहा है Cu, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो कुल इलेक्ट्रॉन जो है कितना इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, तो 2 ही हो रहा है ना, तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ n बराबर क्या लिख सकते हो आप 2। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो ई विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू देखिए कितना है 2.71, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 71 माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.0, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लॉग, ठीक है। अब बटे 10 होगा। अब देखिए यहाँ पर Mg2+ का मान जो दिया है वो आपका यहाँ दिया है कितना 0.001 दिया हुआ है, और Cu2+ का जो मान दिया है वो दिया है आपका 0.0001, 3 0 दिया है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब इसी को सॉल्व कर लो तो 2.71 माइनस 0.0295 और हो गया log 10। अब देखिए इसका 0 हटाओगे, देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 अंक का बाद दशमलव हटाओगे तो ऊपर बचेगा 10/1, ये तो होगा। देखिए दशमलव को यहाँ ले जा रहे हो 4 अंक के बाद, यहाँ भी 4 अंक के बाद, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 1 10/1 मतलब 10 ही, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो log 10 का मान चूँकि ले सकते हैं, log 10 का मान कितना होता है 1, बराबर होता है 1, तो हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0295। अब इसी को सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 6 और 8 आ जाएगा वोल्ट, इतना लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार देख लेंगे कि कैलकुलेशन सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये देख लिया कि नष्ट समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था और ये आपका 2 नंबर में फिक्स आया हुआ था, ठीक है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, को निरूपित कीजिए, ठीक है। और उसमें दिया हुआ था आपका Zn है आपका, और यहाँ पे ठोस अवस्था दिया था, उसके बाद कोबाल्ट CO2+ दिया था, इसकी सांद्रता 0.1 मोलर दी हुई थी, और उसके बाद आपका था कोबाल्ट CO था, ये ठोस अवस्था में है, और यहाँ पर Zn जो था 2+ और ये एक्वस मीडियम में, ये भी आपका एक्वस यानी जलीय विलयन में, ठीक है। और यहाँ पर जो है सांद्रता इसका 0.01 m दिया हुआ था, ठीक है। तो कह रहा था कि ई सेल की गणना कीजिए, ई सेल की गणना कीजिए, यानी विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्लियर। और कह रहा था यदि जो है ई नॉट सेल, ठीक है, का मान जो है आपका 0.48 वोल्ट हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था और इसी को हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम इसको कैसे समझ सकते हैं।
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया वाले, ठीक है, सेल को निरूपित कीजिए। कह रहा है Zn से क्या हो रहा है, Zn2+ हो रहा है, और CO2+ से क्या हो रहा है, CO हो रहा है। ये अपक्रिया दिया हुआ है और कह रहा है ई सेल की गणना कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, नष्ट समीकरण लिखने पर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं इसको पहले अपक्रिया लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस क्या है आपका CO2+ होगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्वस, और यहाँ पर 0.1 EM है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CO दिया है, क्या है आपका CO दिया हुआ है, और यहाँ है आपका यस Zn हो गया आपका 2+ हो गया, और ये हो गया एक्वस, और यहाँ पर 0.01 EM दिया हुआ है, क्लियर, ये दिया है। तो इसी के लिए क्या लिखना होगा हमें, तो लिखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया के लिए, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण लिखने पर, नष्ट समीकरण लिखने पर, नष्ट समीकरण लिखने पर, अब नष्ट समीकरण पूछ रहा है, क्लियर। तो कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे कि ई सेल होता है, क्या होता है ई सेल, उसके बाद क्या लिखेंगे ई नॉट सेल लिखेंगे, माइनस हो जाएगा है, तो 0.0591 ये होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो लिख भी सकते हो। 0.0559 होता है, और डिवाइड बाई क्या होता है, n होता है ना, लॉग लिखते हो, बेस 10 होता है। अब क्या लिखते हो, तो कहता है कि उत्पाद की जो सांद्रता होती है, तो लिखते हो, तो उत्पाद में क्या है CO2+ है, और जानते हैं CO जो है CO है, तो CO की जो सांद्रता है वो क्या है, देखिए CO जो है आपका ठोस अवस्था में है, कहाँ है, ठोस अवस्था में है। अब जब ठोस अवस्था में होता है तो इसकी जो सांद्रता होती है वो कितनी मानी जाती है, 1 इकाई मानी जाती है ना। तो जब 1 इकाई होगी तो इसको क्या करोगे, छोड़ दो, बोर्ड छोड़ सकते हो, बोलो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा था कि आप आयनों को खाली लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ देखिए Zn2+ है, तो यहाँ पर Zn2+ हो जाएगा, और यहाँ एक्वस हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया इसकी सांद्रता। अब ये तो हो गया अभिकारक, बटे क्या लिखते हो भाई, उत्पाद लिखते हो। उत्पाद में देखिए Zn है, तो Zn ठोस अवस्था में है, तो इसकी सांद्रता 1 इकाई मानी जाती है, 1 यूनिट होती है। अब यहाँ पर CO2+ जो है ना, ये CO2+ क्या है, तो हम कहेंगे कि ये तो क्या है आपका जलीय विलयन में है, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए आप इसको लिखेंगे, क्लियर। तो हो गया आपका CO2+ हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया, क्लियर। अब इसमें जो है सांद्रता को रखिए, देखिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो दिया है कितना 0.48, तो 0.48 लिख लो, माइनस 0.059 हो जाएगा। अब बटे n क्या होता है, तो n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी भाग ली है, यानी चाहे ऑक्सीकरण में या फिर अपचयन में। देखो यहाँ से अगर देखें तो Zn से Zn2+ जो है अगर बन रहा होगा, तो Zn से Zn2+ में क्या होगा, तो कहेंगे कि Zn2+ से Zn से Zn2+ तब बना होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा, है ना। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। हालांकि ये भी चेक कर लीजिए, देखिए आपका CO2+ है, और यहाँ पर क्या है कि आपका CO है, तो यहाँ पर जानते हो 2+ है, तो इस केस में 2+ से आप कह सकते हो CO कब हो सकता है, जब यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यही तो होगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दी गई यानी निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ पर क्या है आपका दी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों क्या है, समान है, क्लियर। तो ये ध्यान में रखना है। कभी कभी अब मान लीजिए मैं कहता कि CO जो है आपका 2+ में है, CO किस में है, कहेंगे 2+ में है, तो यहाँ पे 2+ में है। अब मान लीजिए मैं कहता नहीं, यहाँ पर ये गड़बड़ कर देता, क्या कह देता, CO 3+ में है, तो CO3+ से CO हो रहा है। अगर ऐसा दे दिया तब तो आप इसको संतुलित करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब ये मान लीजिए ऐसा दिया है, तो CO से CO3+ से CO कब बन सकता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो देखिए निकल 2 रहा है, इसमें निकलेगा ग्रहण करेगा 3, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देते, तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती, तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ता, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी आ जाती, तो 6 आ जाती। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आवेश जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बराबर है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या जितना निकलेगा उतना ग्रहण होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया n बराबर, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, log 10, है ना। अब Zn की जो सांद्रता है वो कितनी है, तो कहेंगे 0.01 m है,
और डिवाइड बाई जो है आपका CO2 प्लस है। CO2 प्लस का कितना है 0.1 है। क्लियर। अब यहाँ पर 0.48 है माइनस 0.059 हो गया डिवाइड बाई 2 लॉग। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हो तो दशमलव है यहाँ पे ना 1, तो एक दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 0.01 है और 0.1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.001 हो जाएगा, है ना। देखिए सॉरी, इसका अगर डेसिमल हटाओगे तो एक अंक का डेसिमल हटाओगे तो इसका डेसिमल हटेगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा आपका 0.1, और 0.1 को हम क्या ले सकते हैं, तो 10 पे घात माइनस 1 ले सकते हैं ना। कितना ले सकते हैं 10 पे घात 1। तो इसी को हटा करके हम क्या ले सकते हैं 10 टू पावर माइनस 1। अब 1 क्या होगा आगे आ जाएगा, तो हम कहेंगे 0.48 हो जाएगा और माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, और ये पावर के साथ आगे आ जाएगा तो हम कहेंगे -1, और लॉग कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। लॉग कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0.48 और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको कैंसिल भी कर दीजिए तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 2 9 18, 2 पंचे 10, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 1 है तो गुणा होगा उतना ही आएगा। log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे। अब इसी को जोड़ लीजिए तो 0.48 और प्लस इतना हो जाएगा, है ना। तो देखिए 0.480 ऐसे ले सकते हो 0 0, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट। अब देखिए 0 है तो 0 लगाइए, 2 है 9 है और 5 ऐसे ही होगा, तो यहीं तक रहने दीजिए। अब जोड़िए तो 5 होगा और 9 8 कितना होगा, रुक जाओ गड़बड़ हो गया, ये यहाँ रहेगा और 5 के नीचे 0 आएगा, है ना ऐसा, तो ये आ जाएगा 5। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 2 10, क्लियर 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 हो गया और 8 2 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 50, तो 19 देखो ये हो गया। अब इसी को अगर देखें तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो 0.51 अप्रॉक्स लिख सकते हो, यानी इतना वोल्ट आ जाएगा, है ना, इतना वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। अगर आ गया है ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अगला देखते हैं क्वेश्चन एक और, जिसे जो है थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका क्लियर है। आपका देखिए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं हम EMF कहते हैं। क्या कहते हैं EMF दिया हुआ है, क्लियर। और की गणना कीजिए, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो जडियन है, अब EMF की गणना करिए। अब इसमें जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, कह रहा था CD है और CD से क्या हो रहा है 2+ हो रहा है, और इसकी सांद्रता 1 मोलर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर का था ये, ठीक है। ये जो था आपका 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, और उसके बाद Ag+ दिया हुआ है, और ये इसका सांद्रता 1 मोलर दिया था, क्लियर। और यहाँ पर Ag था, ठीक है, और ये ठोस अवस्था में था, और ये था आपका एक्वस में था, और यहाँ AQ था, और यहाँ पर CD S में था, ये दिया हुआ था। कह रहा है जिसमें अर्ध अवक्रिया के मानक अपचयन विभव निम्न है, ठीक है। और दिया हुआ था CD जो है 2+ जो है इक्वल CD, ठीक है। इसके लिए जो दिया था E0 सेल की वैल्यू वो दिया था -0.40 वोल्ट, और दिया था आपका Ag+ से Ag दिया था, इसके लिए E0 सेल का मान दिया था कितना +0.48 वोल्ट, ये दिया हुआ था, क्लियर। अब इसी सॉल्यूशन को कैलकुलेट देखना था, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल यानी EMF की गणना कीजिए,
जिसके लिए ये जो है आपका सेल निरूपण करके दिया था। और आपको सेल निरूपण अगर देखा जाए तो ये जो भाग होता है जो पहले लिखा होता है उसको क्या कहते हैं हम, एनोड, यानी ये भाग क्या होता है, एनोड होता है। और ये जो है देखो ये होता है लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। इसके बाद जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, तो कैसे को बोलते हैं हम, कैथोड। क्या बोलते हैं हम, कैथोड। ठीक है, ये हो गया एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। क्लियर। अब देखिए जिसमें अर्ध अपक्रियाओं के मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर देखा जाए सॉल्यूशन, तो अगर हम नस समीकरण देखें तो नस समीकरण के लिए क्या लिखते हैं, नस समीकरण में क्या लिखेंगे, ई सेल। थोड़ा यहाँ समझेंगे, देखिए अब नस समीकरण अगर लिखते हैं, नस समीकरण लिखने पर, ठीक है अभी लिखेंगे नहीं, अभी दो है, थोड़ा समझ लेंगे। देखिए ई सेल इक्वल टू क्या लिखते हो भाई, ई नॉट सेल लिखते हो ना, माइनस 0.0591 है, डिवाइड बाई 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, या तो लिख सकते हो, यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर log हो जाएगा 10। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था क्या, कि भाई अगर ऐसे दिया है, सेल निरूपण ऐसे बना करके दिया है, तो जो प्लस वाला देखो धनायन पहले आएगा, कैटायन उसी को पहले लिख लिया करो। तो क्या दिया हुआ भाई CD, तो CD को 2+ को ऊपर लिख लिया करो। ठीक है, अब कह रहा है साल्ट ब्रिज आ गया, साल्ट ब्रिज मतलब ऐसे समझेंगे कि ये जो है बटे में जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है ये प्लस यहाँ पर है, तो ये G प्लस है उसको लिख लो नीचे, क्या लिखोगे, प्लस है नीचे लिखोगे। क्लियर। अब यहाँ पे गलतियां हो सकती है, देखिए यहाँ पर आवेश है 2, यहाँ पर आवेश 1, बराबर करना होगा तो इसको लिख लो, ऐसे 60 ट्रिक याद रखो। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2+ है तो ये भी 2+ होने के लिए हमें 2 AG लेना पड़ेगा, उसी को हमें पावर में लगा देना है। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी सांद्रता देखे दिया हुआ है, इसकी सांद्रता दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर देखो ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दिया है। तो विद्युत वाहक बल का अगर हमें मान निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ई कैथोड माइनस ई एनोड है, तो पहले आप निकालेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, ई एनोड हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब इसमें ये देखना है कि भाई कैथोड कौन था, ये तो एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड, तो जो बाद में होता है वो कैथोड, तो ये जी क्या है आपका, कैथोड हो गया। क्लियर। तो उसका मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 0 AG का, तो AG हो गया कैथोड, तो या तो आप कैथोड के जगह पर क्या लिख सकते हो भाई, AG + AG है ना, और एनोड के जगह पर क्या लिख सकते हो, तो कहेंगे CD2 + CD, यही होगा ना मानक अपचयन विभव। क्लियर। अब यहाँ पर ई नॉट AG का मान जो दिया हुआ है ये है आपका 0.80 माइनस, और CD का जो मान दिया हुआ ये दिया है -0.40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो अगर इसको जोड़ोगे तो 8 4 12 1.20 वोल्ट आ जाएगा, है ना। ये आ गया ई सेल, ई नॉट सेल का। अब ई नॉट सेल के लिए इसमें लगा दो फार्मूला। ठीक है, अब देखिए ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू तो मिल ही गया, कितना मिला, तो कह रहा है 1.20, तो 1.20 हो गया और 0.0 हो गया, 59 हो गया, और यहाँ n मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को थोड़ा ध्यान देंगे, कैसे, देखिए CD से क्या हो रहा है भाई, CD2+ हो रहा है, CD से क्या हो रहा है, CD2+ हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब AG का क्या हो रहा है, तो AG+ से AG हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, AG बना लेगा, लेकिन यहाँ निकल कितना रहा, 2, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा ना, जितना निकलेगा उतना ग्रहण होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखिए 2, तो 2 यहाँ पे ग्रहण कराएंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो होगा। तो इसीलिए देखिए ये जी जो है उसको हमने स्क्वायर कर दिया है, ऐसे में ये बात ध्यान में रखेंगे, CD को हमने ऊपर रख दिया। क्लियर। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब या तो ऐसे या पूरा ऐसे अगर देखोगे तो ऐसे कैंसिल कर दोगे तो CD + 2AG+ हो जाता है, और प्लस क्या लिख लोगे, तो 2AG हो जाएगा और प्लस CD2+ हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यहाँ गिव्स 2 रहेगा, ये होगा। तो CD2+ ऊपर हो गया, AG जानते हैं ठोस अवस्था में उसकी सांद्रता 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये अभिकारक वाले को नीचे ले सकते हो, AG+ हो जाएगा का, देखिए 2 आया है तो स्क्वायर कर दो, CD लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ठोस अवस्था में होता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। तो इसे पूरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप यहीं से बता सकते हो। क्या करना है, जो पहले आएगा भाई उसको ऊपर लिख लोगे, जो लवण सेतु के बाद आएगा उसे नीचे लिख दोगे, बस आयन वाले को लिख लेना है, काम खत्म, क्लियर। अब ये वैल्यू पुट करिए, तो एन की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है भाई, 2 ही है, तो यहाँ 2 लगाओगे और ये हो गया आपका log 10। अब CD का जो मान दिया है भाई वो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिखना है, और ये जी प्लस है, इस पर स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, ये 1 ही आएगा। अब जानते हैं log 1 का मान कितना होता है, 0, तो 0.059 डिवाइड बाई 2, और log 1 का जो मान होता है, देखिए काटने पर 1 आएगा, और log 1 का मान कितना होता है, 0, तो ये तो हो गया भाई 0, तो पूरे से गुणा करोगे तो पूरा हो गया 0, है ना। तो 1.20 वोल्ट आ जाएगा। तो ई सेल का मान कितना आ जाएगा, 1.20 वोल्ट आ जाएगा। बोलो आया समझ नहीं आया, ठीक है। हाँ जी, अफजल खान यूपी बोर्ड का ही है आपका, ये क्वेश्चन था आपका वो एनसीईआरटी में 3.4 नंबर क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो कह रहा है 10 pH, ठीक है, 10 pH मान वाले ठीक है, विलयन के ठीक है संपर्क में, विलयन के संपर्क में रखे गए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है पीएच मान जो है दिया हुआ है 10, और कह रहा है भाई इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। अब ये आया हुआ है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ऐसा बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए या किसी कंपटीशन के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए अब पीएच जो होता है, अब देखिए इसके लिए अगर हम अर्ध सेल अभिक्रिया लिखें, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखने पर, तो अर्ध सेल अभिक्रिया जो लिखेंगे वो क्या होता है, तो भाई EH प्लस होता है, क्या होता है आपका EH प्लस से ये क्या हो जाता है आपका EH2 हो जाएगा, EH प्लस से क्या हो जाएगा आपका EH2 हो जाएगा, क्लियर। EH प्लस से हो जाएगा आपका EH2। अब यहाँ EH प्लस की हमें क्या चाहिए, सांद्रता लिखना होता है, तो EH प्लस की जो सांद्रता होती है वो कितना है, तो देखिए अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या, तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, अब वो क्या जानते हो, तो कहेगा देखिए EH प्लस है ना, EH प्लस जो सांद्रता होता है बराबर 10 पे घात माइनस pH के होता है, ये तो आप जानते हैं फार्मूला, कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे या 11 में भी पढ़े होंगे। EH प्लस जो है बराबर क्या होता है, 10 पे घात माइनस pH होता है, और pH का मान कितना दिया है भाई, यहाँ देखिए pH का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो इसको 10 लगा सकते हैं। तो जो EH प्लस बराबर जो हो जाएगा वो 10 पे घात माइनस, और pH का मान कितना है आपका 10, और EH प्लस क्या है, ये है सांद्रता, किसकी, हाइड्रोजन की सांद्रता है, तो इसी को हम कोष्टक में लिख सकते हैं 10 पे घात माइनस 10, यही तो सांद्रता लिखते थे, ठीक है। अब ये हो गया H2, और ये होता है आपका गैसियस स्टेट में। अब जानते हैं कि अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं हाइड्रोजन, तो उसका जो दाब होता है वह 1 ATM होता है ना। तो अगर यह पूरा कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसका जो दाब होता है वह 1 वायुमंडलीय दाब होता है, यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, ठीक है। अब इसके पहले हम क्या लिख सकते हैं, लवण सेतु, क्या होता है आपका लवण सेतु, और इधर कोई अर्ध अभिक्रिया होती है, क्लियर हुआ। अब ये हो गया हमें, ठीक है। चलिए अब लिख सकते हैं कि उपरोक्त सेल के लिए ठीक है, के लिए नष्ट समीकरण लिखने पर, अब नष्ट समीकरण अगर लिखोगे तो ई सेल हो जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या होता है ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस, अब क्या होगा, देखिए EH प्लस से क्या हो रहा है EH2, अगर इसे देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि EH प्लस से क्या होगा भाई EH2 होगा, है ना। अब इसको बैलेंस करिए तो देखिए 2H होगा, क्या होगा 2H,
अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो क्या बताया गया, पहले हम उत्पाद लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता लिखते हैं, है ना। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई n होता है ना। उसके बाद क्या लिखोगे भाई, ये log 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे सांद्रता किसकी आएगी भाई, पहले H2 है, तो हालांकि ये देखिए गैसीय अवस्था में है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और वहाँ दाब दिया होता है। यहाँ देखिए EH प्लस है, ये हो गया आपका स्क्वायर, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये आपका सेटअप हो गया, यानी नष्ट समीकरण हो गया। अब हाइड्रोजन, अगर देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या बताया गया भाई, इसका मान 0 होता है, कितना होता है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.059 है अपन n का मान जो है वो कितना है भाई, तो n का मान देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपका 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और log 10 हो गया। और देखिए हाइड्रोजन जो है वो ये क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे बटे EH प्लस की जो सांद्रता है देखिए कितना है 10 है, और 10 पे पावर -10 है, वो कहाँ से आया, तो क्योंकि यहाँ पे pH मान दिया हुआ था, ठीक है। तो 10 पे -10 हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्लियर। अब इसी को सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो गया 0.059 और डिवाइड बाई 2 और log हो जाएगा बेस 10। अब -10 है तो -10, देखिए -10 और गुणे -10 हो जाएगा, यही तो पावर जुड़ जाता है तो -10 हो जाएगा, तो माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन 10 दूनी यानी 10 20 हो जाएगा, तो -20 हो गया। तो 1 बटे क्या लिख सकते हो, 10 पे घात -20, ऊपर जाएगा तो भाई प्लस में हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे -0.059 डिवाइड बाई 2 log हो जाएगा 10, 10 ऊपर जाएगा, सॉरी ये 10 पे घात -20 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 20। अब कहा गया था कि 5 जो घात होता है वो कहाँ जाता है भाई, आगे आ जाता है, तो इसी को लिख सकते हैं -0.05, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कट भी कर लेते हैं। अब देखिए कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 0.0 ही है, 2 दूनी 4 हो गया और 1 बचेगा तो 18 19 होगा, 2 9 18 और बचेगा 1 0, तो 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, और गुणे ये 20 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अच्छा हाँ, नहीं काटते तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता, वो क्या होता देखिए, अगर देखते हैं तो माइनस हो जाता आपका 0.059 डिवाइड बाई 2 है, और यहाँ आ जाता गुणे 20, कैंसिल आउट कर देते तो यहाँ जाता 10, 10 से गुणा कर देते तो -0.59 वोल्ट आ जाता, कितना आ जाता -0. क्या होता आपका 59 वोल्ट आ जाता। बस यही आपका आंसर है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो अगर EH प्लस सांद्रता दिया हुआ तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाँ आप देख सकते हो, क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए ये था आपका टॉपिक जिसमें हमने नष्ट समीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जा करके उसको आप देख सकते हैं, जिसको लेक्चर नंबर 8 के नाम से लाइव वाले में जाएंगे सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर चैनल पे पहले आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत से जो है वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका। अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल में साम्य, ठीक है। तो यानी इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब देखिए साम्य में क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं एक मान लीजिए सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए साम्य में क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए अगर हमने बात किया था, हमारे पास भाई 2 इलेक्ट्रोड हैं, है ना, ऐसे हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर लिया था। तो यहाँ पर क्या होता है आपका 2 इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पर होता है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, और यहाँ होता है आपका लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज होता है, और ऐसे होता है, क्लियर हुआ। और यहाँ पर हमने देखा था ये होता है आपका जिंक इलेक्ट्रोड, जो वो आपका Zn होता है, और ये जिंक सल्फेट के क्या होता है सॉल्यूशन में या विलयन में डूबा होता है, क्लियर। और ये हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोड था ये था आपका कॉपर का, और इसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए हुए थे।
तो आप इसके जगह पर कुछ भी ले सकते हो जो कैथोड और एनोड की तरह व्यवहार करता हो। क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है कि जैसे जैसे अभिक्रियाएं होंगी, रिएक्शन होगा, तो Zn से क्या हो रहा था भाई, देखो Zn से बन रहा था Zn2+, यही तो हो रहा था, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा था। तो Zn2+ कहाँ चल रहा है, विलयन में, है ना। तो जो विलयन में जाएगा तो Zn2+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी, उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे अभिक्रिया होती है तो इसको बोलते हैं हम पहले वाले एनोड, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसे कहेंगे एनोड। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनोड, यानी एनोड पर हो रहा है। कह रहा इसका क्या होगा, तो कह रहा भाई देखो Cu2+ है ना, कॉपर सल्फेट में क्या होगा, तो कहेंगे 2+ होगा, SO4 2- होगा। तो Cu जो 2+ है उसमें वह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और ये Cu बना लेगा, और ये जाकर भाई साहब जमने लगेंगे। कहाँ जमने लगेंगे, जैसे आप लोग इस समय पढ़ाई में जमे होंगे, ये जाके इलेक्ट्रोड पे जमने लगेंगे। अब जब ये जमने लगेंगे तो धीरे धीरे Cu2+ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे क्या होगा, अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो Zn2+ यानी कह सकते हैं एनोड, यानी एनोड जो सेल होता है, अर्ध सेल होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जबकि कॉपर सल्फेट की जो सांद्रता होती है वो घटती जाती है। ठीक है, एक का बढ़ रहा है और एक का घट रहा है। एक समय ऐसे आएगा कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। अब कह रहा है जब दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी तो इसका मतलब अभिक्रिया बंद हो जाएगा, और जब भाई अभिक्रिया बंद हो जाएगा तो वोल्ट मीटर रुक जाएगा, है ना। तो वोल्ट मीटर कोई रीडिंग देगा, कुछ रीडिंग नहीं देगा, तो हम कहेंगे कि इसका जो विभव है वो हो जाएगा शून्य। तो साम्य अवस्था में जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मान, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसका मान जो होता है वो शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो उसी को हमें ये समझना है। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए एक अभिक्रिया है, ठीक है, A है और प्लस क्या हो जाएगा, कह रहा A है और आपका B है, तो B का कोई कोफिशिएंट होगा, और उसके बाद साम्य अवस्था में है तो हम कह सकते हैं ये C है, ठीक है, और प्लस क्या ले सकते हो आप, D है, यहाँ D हो जाएगा। ठीक है, में कह रहा में यदि n इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो इसके लिए ठीक है, नष्ट समीकरण लिखने पर, नष्ट समीकरण लिखने पर, अब नष्ट समीकरण लिख लो तो कैसे लिखोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे भाई, ई सेल लिखोगे। ठीक है, अब ई सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ई नॉट सेल हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 0.0591 हो जाएगा अपान n, यही तो होता है। उसके बाद क्या लिखोगे, log 10 होगा, तो ये अभिकारक की जो सांद्रता है ये हो गया C, और इस पर पावर हो जाएगा C। उसके बाद होगा आपका D, और D पे पावर होगा आपका D, और उसके बाद बताया गया था ये लिखना है, तो ये हो गया A पे पावर A हो जाएगा, और B है तो B पे पावर B हो जाएगा। ऐसा में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम साम्य अवस्था में बात करें, किसमें, साम्य अवस्था में बात करें, तो ई नॉट सेल का, ई सेल का वैल्यू क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो साम्य अवस्था पर यानी जब साम्य अवस्था पे आ जाएगा तो वोल्ट मीटर का मान शून्य, यानी विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं तो ई सेल यानी विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ 0 लिख सकते हो, बराबर ई नॉट सेल लिख सकते हो, माइनस 0.0591 लिख सकते हो, ये हो जाएगा n, और log 10 होगा, और यहाँ पर C पे पावर होगा C, और यहाँ हो जाएगा D पे पावर D, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो कहेंगे A पे पावर A हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा B पे पावर B, यही तो होगा। अब इसको जब इधर ले जाओगे तो माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई नॉट सेल बराबर क्या ले सकते हो, है ना, या देखो ये पूरा भाग माइनस है, इस तरफ ले जाएगा प्लस, तो ई नॉट सेल बराबर इतने ही तो आएगा, है ना। तो क्या लिखोगे, 0.0591 अपान n हो जाएगा, और log a हो जाएगा आपका 10, और c जो है आपका c, और हो जाएगा आपका d पे पावर d। ठीक है, और यहाँ a पे पावर a, और b पे पावर क्या हो जाएगा आपका b, इतना हो गया। क्लियर हुआ। तो अब इसमें भी कह सकते हो
कि इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं चूंकि साम्य अवस्था में Kc बराबर जो होता है वो C होता है पे पावर C और D पे पावर D, यानी जो ये भाग लिखते हो ना लॉग वाला, ये वाला जो भाग है ना, इसको हम Kc मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सांद्रता इसका क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो C पे पावर C, D पे पावर D डिवाइड बाई जो होगा A पे पावर A हो जाएगा और B पे पावर B हो जाएगा। तो जो आपका ये वाला जो भाग है, ठीक है, एक किसके बराबर होगा, एक स्थिरांक यानी एक फिक्स वैल्यू। जैसे कह रहा भाई एक की सांद्रता घट रही, दूसरे की सांद्रता बढ़ रही है ना, एक की सांद्रता घट रही है, दूसरी सांद्रता बढ़ रही है, तो और वोल्टमीटर का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अब जब शून्य हो जाएगा तब क्रिया बनना बंद हो जाएगा। तो ये जो मान आएगा, ठीक है, यानी इसका कुछ सांद्रता होगा, इसकी कुछ सांद्रता होगी, तो दोनों का मान क्या होगा, फिक्स होगा। तो उसी को कहते हैं हम Kc, और Kc ही क्या है, आपका साम्य स्थिरांक है। क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो 0.0591 अपॉन n हो जाएगा log 10। ठीक है, अब इसको हटा करके देखिए, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो भाई, Kc। तो E नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Kc, ये मिल जाएगा आपका। तो जहां लिख सकते हो, जहां Kc साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक है। बोलो आया समझ ना, ये हो गया आपका साम्य स्थिरांक। ठीक है, अब ये साम्य स्थिरांक लिख सकते हो। अब अगर देखा जाए तो log Kc बराबर क्या ले सकते हो, देखो log Kc, अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको देखते हैं क्या कैसे लिखते हैं। देखिए log Kc बराबर, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा n इंटू ई नॉट सेल डिवाइड बाई ये हो जाएगा 0.0591। अब ये किस पे होगा, तो ध्यान में रखेंगे 298 केल्विन ताप पर, ये अगर है तो ये लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, तो ये हमें यहाँ से क्वेश्चन यानी कह सकते हैं कि प्रूफ कर लिए। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और हो सकता है कि साम्य अवस्था पर, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल का साम्य स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, तो भी आप यही लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे या देखा जाता है, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि कोई अगर कोई सेल है तो उसके लिए हम गिब्स ऊर्जा या उससे द्वारा किया गया जो अधिकतम कार्य है उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं। देखें, कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस है तापमान पर, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दो इलेक्ट्रॉन परिवर्तन वाले सेल का मानक, ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ईएमएफ जो दिया है आपका 0.295 वोल्ट है। ठीक है, तो कह रहा अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, साम्य स्थिरांक की क्या करिए, गणना कीजिए। तो Kc का मान पूछा। अब देखिए, अब देखेंगे अगर सॉल्यूशन, तो Kc तो हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, भाई क्या जानते हो, कहते हम केमिस्ट्रिक फार्मूला तो जानते हैं। ठीक है, क्या है आपका फार्मूला, तो log जो होगा आपका Kc, तो log Kc बराबर क्या होगा, n गुणे 0 पॉइंट क्या था आपका, देखिए log जो था हमने देखा था, देखिए फिर से देखिए, ई नॉट सेल बराबर क्या था आपका 0.0591, ठीक है, डिवाइड बाई n, यही था। ठीक है, 0.0591, और उसके बाद क्या था, ई नॉट सेल हो गया ये, और यहाँ पर क्या था आपका log Kc। ठीक है, तो log Kc बराबर हमने देखा था, तो ई नॉट सेल आ गया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल और डिवाइड बाई क्या होगा 0.0591 या 59 ही ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.059 ये हो गया। क्लियर, तो ये हमारा फार्मूला था।
अब इसके बाद अगर देखें तो n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 2, तो n बराबर अगर देखा जाए ये हो गया, ठीक। तो n की वैल्यू रख दीजिए, तो n की वैल्यू कितना है 2। ई नॉट सेल जो है इसकी मान देखिए दिया है 0.2 दिया है, तो 295 हो गया, डिवाइड बाई 0.059, और यहाँ पर मान लीजिए हम 0 लिख लें, क्लियर, यही होगा। अब इसको देखोगे, ठीक है, अगर इसको और इसको दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आता है भाई, यहाँ पर 0.0295 है ये, तो 0.0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 पंचे 10, यही हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, अब ऐसे है ना, 0 बढ़ा लीजिए, तो 1 2 3 4, 4 अंक के पहले दशमलव, यहाँ भी 4 अंक, तो इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई 2950 हो जाएगा बटे 295 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करोगे आएगा कितना 10, क्या आ जाएगा 10। तो लॉग जो है केसी, तो लॉग केसी बराबर कितना आ गया भाई 10 आ गया, है ना। अब अगर देखा जाए तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, तो केसी बराबर हो जाएगा भाई एंटी लॉग, क्या हो जाएगा आपका एंटी लॉग हो जाएगा आपका 10। एंटी लॉग क्या हो जाएगा आपका, एंटी लॉग जो होगा आपका, देखिए अब यहाँ लॉग 10 है तो एंटी लॉग, तो हम कहेंगे ये जो है आपका हो जाएगा एंटी लॉग हो गया आपका 10। अब जब एंटी लॉग 10 की वैल्यू जब याद रखेंगे, देखिए ये कैसे निकलता है, तो देखिए इसके 10 है ना, तो 10.00 ले सकते हो ना, तो दशमलव के पहले जो भी आएगा उसको हम घात बना सकते हैं, क्या होगा घात, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 10 को लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पे घात पावर 10, तो हम कहेंगे एंटी लॉग 10 का मान हो जाता है 10 पे घात पावर 10, तो ये हो जाएगा आपका केसी का मान। अब आपको तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया है एंटी लॉग, मान लीजिए आपका एंटी लॉग 9.00 आ गया, तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 10 पे घात 9 हो जाएगा, क्लियर। एंटी लॉग अगर मान लीजिए 8 दिया है तो 10 पे घात 8 हो जाएगा, क्लियर। तो दशमलव के पहले जो आएगा वही उसका घात होगा। अब बात आती है कि भाई दशमलव के पहले जो है आपका आ गया, ठीक है, कुछ अंक आएगा, अगर कह रहा दशमलव के बाद भी कुछ अंक हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एंटी लॉग का टेबल चाहिए, तो जब तक आपको लॉग टेबल नहीं रहेगा तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते। तो इस केस में क्या करता है, एंटी लॉग का मान दे देगा, ठीक है, एग्जाम में एंटी लॉग का क्या दे देगा, मान दे देगा, और एंटी लॉग के मान से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये ऐसे ही आएगा कि यहाँ पर आएगा तो एकदम पूरा कटवट करके कोई डिजिट में आएगा, जैसे मान लिया log 1 आ गया, तो log 1 आ गया तो 10 पे घात 1 हो जाएगा, log 2 आ जाएगा, एंटी लॉग 2 आ जाएगा तो 10 पे घात 2 हो जाएगा, एंटी लॉग 3 आ जाएगा, तो ऐसे ही आएंगे, सिंपल आएंगे, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको लॉग टेबल दिया जाएगा। तो इसी टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो अब हम बात करते हैं कि सेल द्वारा किया गया जो कार्य है यानी गिब्स ऊर्जा है उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, तो सेल द्वारा अधिकतम किया गया कार्य जो है वो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लिखेंगे माना ई सेल, ठीक है, माना ई सेल यानी ई विद्युत वाहक बल वाले, ठीक है, सेल से n फैराडे आवेश लिया गया, ठीक है। तो सेल द्वारा ठीक है किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य होगा, ठीक है। तो देखिए, तो सेल के द्वारा कार्य कैसे करेंगे, तो कार्य बराबर जो होता है वह जानते हैं कि उसका आवेश होना चाहिए और विभव होना चाहिए, ठीक है। तो आवेश कार्य यानी किसी भी सेल का जो कार्य होता है वो आवेश तथा विभव के बराबर होता है, यानी गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर लिख सकते हैं आवेश, ठीक है,
गुणे जो होगा आपका विभव होगा, विभव होगा, ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल कह सकते हो। तो आवेश मतलब क्यू होता है, आवेश मतलब क्या होता है क्यू, और विभव मतलब ई सेल होता है, विभव मतलब क्या होता है ई सेल। अब क्यू मतलब क्या होता है, आवेश बराबर किसका होता है, तो आवेश बराबर हम जानते हैं आवेश क्यू बराबर एफ के होता है, यानी क्यू बराबर क्या होता है, यानी चार्ज कोई है तो एन इंटू एफ होता है, यह मतलब फैराडे, ठीक है, एन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फैराडे गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हो कि एन एफ ई सेल हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा, यानी डब्लू के बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए कार्य को अगर हम डब्लू लिखें तो डब्लू बराबर क्या होगा, एन एफ ई सेल हो जाता है, एन एफ ई सेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि सेल जो द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, तो हम ये कहेंगे कि किसी भी सेल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आवेश तथा उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी कितना आवेश गया। तो आवेश कैसे निकालते हो, तो आवेश बराबर फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि एन होता है और गुणे क्या होता है आपका फैराडे होता है, ठीक है। तो फैराडे जो है, ठीक है, तो एन एफ हो गया, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक फैराडे, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो दो फैराडे, तीन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो तीन फैराडे होगा, है ना, ये हो गया। और उसका क्या होगा, मतलब विद्युत वाहक बल हो गया ई सेल, क्लियर। अब जो सेल द्वारा किया गया कार्य होता है, देखो अब आपने सेल से काम करना चालू कर दिया, सेल से काम करना चालू कर दिया तो सेल में क्या हो जाएगी, ऊर्जा की कमी आएगी, धीरे धीरे कम ऊर्जा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वही जो है उसी को कहते हैं मुक्त ऊर्जा, क्या कहते हैं, मुक्त ऊर्जा, यानी मुक्त ऊर्जा के कारण ही क्या हो रहा है, सेल काम कर रहा है, तो मुक्त ऊर्जा में क्या हो रही है भाई, कमी हो जाएगी। तो किसी भी तो सेल के कमी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखोगे भाई, सेल के द्वारा किया गया कार्य W बराबर जो हो जाएगा, क्या लिखेंगे, मुक्त ऊर्जा, यानी सेल के मुक्त ऊर्जा में कमी हो जाएगी। और गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम कहते हैं गिब्ज ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, गिब्ज ऊर्जा, यानी गिब्ज एनर्जी कहते हैं, ये गिब्ज एनर्जी होता है, गिब्ज ऊर्जा होता है। तो ये हो जाता है आपका जी, ठीक है। अब कमी होगा तो पहले कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा जी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए घटेगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, तो पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ, तो कम में से ज़्यादा को घटाते हो तो ऊर्जा का मान कम होगा, तो इसलिए माइनस डेल्टा जी, या कमी मतलब माइनस लिख लेंगे। ये किसके बराबर हो गया भाई, डब्लू के बराबर हो जाएगा। तो डब्लू बराबर अगर ये है माइनस डेल्टा जी के आ रहा है, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस डब्लू के होगा, और माइनस डब्लू का मान जानते हैं क्या होता है, एन एफ, तो एन एफ ई सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन एफ ई सेल हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया, यानी अगर कोई सेल के द्वारा जो किया गया अधिकतम कार्य होता है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस एन एफ ई सेल के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, मानक कह सकते हैं डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल के बराबर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी प्रकार अगर लिखना चाहते हैं, ये तो हो गया आपका किसी भी सांद्रता पर, ठीक है। अब कह रहा मान लीजिए मानक स्थिति में, ठीक है, मानक स्थिति में या मानक गिब्स ऊर्जा पूछ सकते हैं स्थिति में, ठीक है। तो मानक गिब्स ऊर्जा का मान, मानक गिब्स ऊर्जा का मान जो होगा, यानी डेल्टा जी, अब नॉट लिख लेंगे, बस यही अंतर होगा, माइनस नॉट लिख लेंगे हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन होगा, एफ होगा, और यहाँ जो सेल होगा ई नॉट से लिख लेंगे, बस इतना होगा। तो अगर गिब्स ऊर्जा पूछेगा खाली तो आप ये लगा सकते हो, और अगर मानक गिब्स ऊर्जा पूछ रहा है तो आप ये फार्मूला आप लगा सकते हो, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये रहा है आपका गिब्स ऊर्जा के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, तो कोई सेल दे देगा तो उसमें पूछेगा कि भाई ई सेल का मान दे देगा और पूछेगा कि गिब्स ऊर्जा का मान बताइए, तो यहाँ पर माइनस एन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ई सेल की वैल्यू रख सकते हैं। और एफ का मान अगर लिखेंगे तो एफ बराबर होता है, मोबाइल नंबर याद करेंगे 96500, ये फैराडे का मोबाइल नंबर है, क्या है
9650 है ना। तो ये फैराडे का मोबाइल नंबर यहाँ पुट कर देंगे। n मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, और ई सेल का मान तो आपको दिया ही जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया जाएगा, बस रखिएगा आंसर निकल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं?